नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी ने बहुत जल्द बीपीएससी जारी करने वाला है कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जूनियर टीचर भर्ती का फुल नोटिफिकेशन। और जैसा कि उम्मीद है लगभग 50,000 पद आप लोग को देखने को मिलेंगे। अभी तो यह है कि 32,000 36,000 है, 32,000 करीब है, लेकिन यह बात आप जान लीजिए अभी और बहुत सारे पद इंक्लूड होंगे। तो जूनियर में कम से कम बीपीएससी जूनियर में कम से कम 50,000 के पद के करीब पद आप लोग को देखने को मिल सकता है जूनियर में कक्षा 6 से लेकर 8 तक का। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो जूनियर की भर्ती बीपीएससी बिहार में आने वाली है, इसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और सोशल, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और लैंग्वेज, यह 3 भागों में यह वैकेंसी आएगी। तो उम्मीद है कि लगभग 17 से 18,000 वैकेंसी कला वर्ग में आ सकता है। तो यह बात आप जान लीजिए। और बीपीएससी ने पहले ही कहा है कि हम पूरा एनसीईआरटी बेस ही पूरी सीरीज कराएंगे, मतलब एनसीईआरटी बेस ही सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को 100% फॉलो हमारे द्वारा किया जाएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा किया जाएगा। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक पूरी एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पूरा का पूरा 100% आपका कंप्लीट कराऊंगा। और एनसीईआरटी भी पूरी कंप्लीट होगी कक्षा 6 से लेकर 8 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, मतलब जूनियर टीचर भर्ती के लिए। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड की पुस्तकों को भी फॉलो किया जाएगा और बेहतरीन नोट्स भी आप लोग को काफी दिए जाएंगे, उसको भी सीरीज कराई जाएगी। सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, और टेलीग्राम आप सभी लोग को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। एक बात आप लोग को बता दूं, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जूनियर टीचर भर्ती के लिए कला वर्ग के लिए अगर आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है ओनली 599 रुपया है। और एक बात और आपको बता दूं, बिहार स्टेट में 100% लोग सफल हुए हैं, कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो जिसने मेरा कोर्स लिया हो और वो असफल हो। ठीक है, और अच्छे खासे नंबर हैं, मतलब 90 नंबर, 95 नंबर, 100, 110, 112 नंबर पाने वाले लोग भी हैं, 112, 14, 15 नंबर पाने वाले भी लोग हैं। ठीक है, जो हमारे द्वारा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा पढ़ाए गए नोट से वह सफलता अर्जित किए हैं। तो यह बात आप जान लीजिए, ये 599 रुपए का जो कोर्स रहेगा इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और अगर आपका इसमें असफल आप हो जाते हैं तो इस बात की गारंटी लेता हूं मैं, आपकी पूरी फीस वापस कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी आएगा नहीं, आप असफल बिल्कुल नहीं होंगे, आप बेहतरीन परिणाम देकर सामने आएंगे। अगर आप 100% हमारे नोट्स को फॉलो कर लिए, हमारे सीरीज को फॉलो कर लिए, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह आपका जो लेक्चर वीडियो है, यह आपका तीसरा लेक्चर वीडियो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक जूनियर का, यह आपका तीसरा लेक्चर वीडियो है। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, यह आपका तीसरा लेक्चर वीडियो है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा, देखिएगा। शुरुआत करते हैं, यह तीसरा लेक्चर वीडियो है और ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन, उत्तम और सर्वोत्तम नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आरंभिक नगर की बात की जा रही है, आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर का मतलब है कि नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई भारतीय परिप्रेक्ष्य में, आप क्या जानते हैं? अच्छा, जो गार्डन चाइल्ड एक बहुत बड़े विद्वान थे, गार्डन चाइल्ड पुरातत्वविद थे और एक इतिहासकार थे। गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि पहली नगरीय क्रांति, विश्व की जो प्रथम नगरीय क्रांति थी, उसे सिंधु घाटी सभ्यता को माना है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति, विश्व की पहली नगरीय क्रांति कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अच्छा, विश्व की दूसरी नगरीय क्रांति कौन सी है? तो महाजनपद काल। विशेष रूप से आप लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही देखें कि भारत की जो पहली नगरीय क्रांति वह सिंधु घाटी सभ्यता है, और दूसरी नगरीय क्रांति जो है महाजनपद काल है, तीसरी नगरीय क्रांति जो है सल्तनत काल है। तो यहाँ पर आरंभिक नगर की बात किया जा रहा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह पूरा आपका चैप्टर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह आपका चैप्टर है। और विश्व की पहली नगरीय क्रांति आपका सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। और ये जो प्रथम नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीय क्रांति या तृतीय नगरीय क्रांति का जो विभाजन किया है, यह गार्डन चाइल्ड नाम के विद्वान ने किया है। तो इसकी फीस केवल 599 रुपया है। जो लोग परचेज करना चाहें वो परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक, पूरा का पूरा नोट, पूरी टेस्ट सीरीज और लेक्चर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, हड़प्पा की कहानी,
अब जैसा कि हमने बता दिया, यह पूरा का पूरा जो लेक्चर्स है, ये पूरे नोट्स जो हैं, ये जो चैप्टर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता पर है। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ था, दरअसल ये बात थी कि बहुत पहले, ठीक है, 1853 में, ठीक है, तो पंजाब में क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पर मजदूरों को कुछ ईंट मिल गए, कुछ पुरानी ईंटें मिल गई, ठीक है, और वो पुरानी ईंटों की तलाश में उनको तो अच्छा लगा, भाई ईंटें मिल जा रही हैं, अब अलग से ईंट नहीं मंगानी पड़ेगी, तो पुरानी ईंटों की चाह में वहां पर जो कुछ छोटे बड़े अधिकारी थे, उन लोगों ने मजदूरों से कह दिया कि और ईंटों को उखाड़ो, और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ इमारतों का पता चला, ठीक है। तो बाद में जब इमारतों का पता चला, कुछ पुरातत्वविद आए और तब उन्होंने इस काम को रुकवा दिया, और बाद में इसमें अन्वेषण हुआ तो यह पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी और सुदृढ़ नगरीय सभ्यता यहाँ पर थी। तो देखिए, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई थी। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है, विकास क्रम है 2350 से लेकर 1750। तो ऐसा नहीं है कि 2350 बीसी से पहले सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। 2350 बीसी, कुछ लोग तो, जॉन मार्शल का तो कहना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 4500 बीसी है। सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता की 7 परतें मिली हैं। आप समझिए, 7 बार ये सिंधु घाटी सभ्यता बना और बिगड़ा, 7 बार इसका विध्वंस हुआ और निर्माण हुआ। तो कुछ लोग तो यह 2350 और 1750 बीसी का जो साक्ष्य मिलता है, बार बार इसका कहा जाता है 2350 से लेकर 1750 सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, तो यह उन्नत अवस्था का समय है, उन्नत अवस्था का समय है। लेकिन शुरुआती अवस्था तो बहुत प्राचीन है, लगभग 4500 बीसी तक जॉन मार्शल आदि विद्वान यह मानते हैं, ठीक है। तो इस समय सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई, लेकिन 4700 साल ही मान लीजिए, ठीक है, विकसित हुई थी। विकसित की बात है, ठीक है, शुरुआती समय की बातें नहीं की गई हैं। हड़प्पा नगर की विशेषता, तो हड़प्पा के जो भी नगर हुआ करते थे, जो भी नगर थे, वह 2 भागों में विभक्त थे, 2 भागों में विभक्त थे। एक पूर्वी नगर था और एक पश्चिमी नगर था। पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर 2 भागों में विभक्त थे, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो वह 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो देखिए, पहला जो हिस्सा था यह नगर दुर्ग था, नगर दुर्ग, और जो दूसरा हिस्सा था इसे निचला नगर बोलते थे। पहले हिस्से को नगर दुर्ग बोला जाता था और दूसरे हिस्से को निचला नगर बोला जाता था। जो नगर दुर्ग था, नगर दुर्ग जो था पश्चिमी भाग पर था। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर है, ठीक है, तो यह आपका क्या हुआ, यह आपका पूर्वी हिस्सा हो गया, यह आपका पूर्वी हिस्सा हो गया, पूर्वी हिस्सा, ठीक है, और यह आपका क्या हुआ, पश्चिमी हिस्सा हुआ, ठीक है। तो ये पश्चिमी हिस्सा था, यही आपका नगर दुर्ग था। नगर दुर्ग मतलब यहाँ पर क्या बनाया गया था, यहाँ पर किला बनाया गया था, यहाँ पर दुर्ग बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर कौन लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, बड़े और संभ्रांत लोग, बड़े लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, ठीक है। राजा रानी रहते थे, सेनापति रहते थे, मंत्री रहते थे, राजा के अधिकारी रहते थे। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ही नगर दुर्ग था, किला था। और पूर्वी भाग जो था इसको क्या बोला जाता था, निचला नगर, निचला नगर। यह जो पश्चिमी भाग था थोड़ा ऊपर था, ऊंचाई पर था, और निचला नगर नीचे था, इसे निचला नगर बोला जाता था। यह पूर्वी भाग में था और नीचे हिस्से पर बना था। तो बड़ा भाग था, लेकिन यह बात जान लीजिए, यह जो इसका जो निचला नगर था यह बहुत बड़े भाग पर था। ये पश्चिमी भाग थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, ठीक है। लेकिन दोनों हिस्सों की चारदीवारी जो पक्की ईंट की बनाई गई थी, दोनों हिस्सों की चारदीवारी क्या थी, मतलब इसको भी चारदीवारी बनाई गई थी और इसको भी चारदीवारी से घेरा गया था। और दोनों की जो चारदीवारी थी वह क्या थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। अब इसमें भी आप अंतर देखने को मिलेगा। आमतौर पर ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर ऐसे ही थे, लेकिन कुछ नगरों में कुछ थोड़ा बहुत भिन्नता रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यह है ना कि जो नगर थे 2 हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। यहाँ पर लिखा है कि चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी, लेकिन कालीबंगा से जो चारदीवारी मिली है वो कच्ची ईंटों की बनाई गई है। तो घबराइए मत, मैं धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी नगर के बारे में पढ़ेंगे उसको समझेंगे अच्छी तरीके से। मोहनजोदड़ो, अब देखिए मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर था। तो यह मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। तो इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। यह जो स्नानागार है, मतलब ये जो बाथ टब है, स्नानागार है,
यह ईंट एवं प्लास्टर से बनाया गया है। तो इसको कैसे बनाया गया है? ईंट और प्लास्टर से बनाया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या बनाई गई है? चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तो चारकोल की परत चढ़ाई गई है, चारकोल की परत चढ़ाई गई है कि प्लास्टर के ऊपर, ताकि पानी का रिसाव न हो। और जो स्नानागार बनाया गया है वह ईंट एवं प्लास्टर का बनाया गया है और उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका स्नानागार है, तो इस पर उतरने के लिए क्या है? दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं। ठीक है। और चारों ओर क्या है? चारों ओर कमरे हैं, चारों ओर कमरे हैं, चारों ओर क्या है? कमरे हैं। और दोनों तरफ से उतरने के लिए क्या है? सीढ़ियां बनाई गई हैं। कुछ टेक्निकल मिस्टेक है। हाँ, इसे देख लेते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है? विशाल स्नानागार मिला है। और यह जो स्नानागार है वह ईंट और प्लास्टर का बना हुआ है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। और दोनों तरफ से उतरने, जैसे मान लीजिए स्नानागार है तो दोनों तरफ से उतरने के लिए क्या है? सीढ़ियां बनी हुई हैं। और चारों तरफ से क्या बना हुआ है? कमरा बना हुआ है, चारों तरफ से रूम बना हुआ है। ठीक है, चारों ओर से कमरे बनाए गए हैं, मतलब कमरे जो हैं चारों ओर से हैं। और सीढ़ियां जो हैं पूरब और पश्चिम की तरफ क्या है? सीढ़ियां बनी हुई हैं। कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है? अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऐसा जानकारी मिलती है कि हो सकता है यहाँ पर हवन आदि हुआ करता था। तो लोथल और कालीबंगा से क्या मिला? अग्निकुंड मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिला है, मतलब अन्न का गोदाम। अन्न का गोदाम कहाँ से मिला है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिला है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन थे, भवन, नाले और सड़कें, तो यह कैसे थे? तो देखिए, इन नगरों के जो घर थे आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। एक मंजिला का भी घर होता था और कहीं कहीं दो मंजिले के भी घर हुआ करते थे। तो घर कैसे थे? एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या थे? कमरे बनाए जाते थे। आज भी आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो आंगन रहता है और चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर भी होता था। और कुछ घरों में क्या होते थे? कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, घरों में कुएं भी होते थे। घरों में घर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, और कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखिए, नाले जो थे खुले थे या ढके थे? तो नाले क्या थे? या ढके हुए थे, ढके हुए नाले थे, ढके हुए नाले थे। और जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। ठीक है, नाले ढके भी होते थे और साथ ही साथ नाले जो थे ढाल लिए होते थे ताकि पानी रुके ना, पानी आराम से बह जाए, और नालों को ढका जाता था। ठीक है, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जैसे आज आधुनिक, इसीलिए कहा जाता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आधुनिक नगरी जैसी थी। ठीक है, नगरीय जीवन। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय जीवन है वह क्या है? तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल हुआ करती थी। हड़प्पा के जो नगर थे, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ जैसे जो बड़े बड़े नगर थे, राखीगढ़ी, ठीक है, ये जो बड़े बड़े नगर थे, यहाँ पर क्या होता था? बहुत हलचल हुआ करता था। बहुत सारे व्यापारी आते जाते थे, आयात निर्यात होता था। ठीक है, नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो सोने और चांदी से बने हुए आभूषण मिले हैं, मनके मिले हैं, बहुमूल्य पत्थर मिले हैं। ठीक है, लिपिक वर्ग जो था वह क्या करता था? मुहर पर कुछ लिखता था, मुहर मिलता था। ठीक है, मोहरों पर लिपिक वर्ग जो क्या करता था? वह लिखता था। ठीक है, कुछ लोग शिल्पकार थे। ठीक है, वह शिल्पकार क्या करते थे? मूर्तियां आदि बनाते थे। जैसे बढ़ई हुआ, बढ़ई या फिर राजगीर, ये सब शिल्पकार में ही आते हैं। मूर्तिकार, ये सभी शिल्पकार में ही आते हैं। लुहार, ठीक है, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे की औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, बर्तन आदि बनाते थे। चांदी व सोने के गहने और बर्तन आदि बनाए जाते थे। जो बाट बनाया जाता था, बाट मतलब सामान को तौलने के लिए बाट। तो बाट किस पत्थर से बनाया जाता था? चर्ट पत्थर से। सामान को तौलने के लिए जो बाट बनाया जाता था, वह चर्ट पत्थर से
बनाया जाता था। ठीक है, मनके जो होते थे, मनके क्या होता था, गले में पहनने वाला आभूषण था मनका। ठीक है, मतलब एक तरह से माला समझ लीजिए, माले को ही मनके कहा गया है। तो मनके जो होते थे वह कार्नेलियन पत्थर से बनाए जाते थे, कार्नेलियन पत्थर से मनके बनाए जाते थे, कार्नेलियन पत्थर से मनके बनाए जाते थे। ठीक है, अब फेंस के बारे में देखेंगे। फेंस कुछ अलग टाइप का चीज था। देखिए, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूड़ को, स्फटिक पत्थर था। ठीक है, बालू और स्फटिक पत्थरों के, जैसे रंगीन पत्थर को स्फटिक कहा गया है, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूड़ को, मतलब बालू और स्फटिक पत्थर को एकदम चूरन की तरह बनाकर, चूड़ को गोद में मिलाकर फेंस बनाया जाता था। मतलब जो पत्थरों का चूड़ा था, पत्थरों का जो छोटा छोटा कण था, उसको गोद में मिलाया जाता था और उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। जैसे मान लीजिए चूड़ी बना दिया जाता था, कंगन बना दिया जाता था। ठीक है, कोई आभूषण बना दिया जाता था, कोई मूर्ति बना दी जाती थी। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता था, फेंस कहा जाता था। कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो चीजें मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, उसे कच्चा माल कहते थे। जैसे मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कपास क्या है, कपास आपका कच्चा माल है, और उसी कपास से जब वस्त्र बनाए जाते थे तो पक्का माल हो जाता था। ठीक है, उसको लोग यूज करते थे। तो कच्चा माल मतलब कपास। ठीक है, मतलब यहाँ पर कच्चे माल का मतलब कपास से था। ठीक है, तो लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती यहाँ होती थी। मतलब किसानों के द्वारा, पशुपालकों के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें उपजाई जाती हैं उसे कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, मतलब अब उससे तैयार होगा। जैसे गन्ना क्या है, कच्चा माल है, और गन्ने से जब तैयार कराई जाती है चीनी तो पक्का माल हो गया। ठीक है, वैसे कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। अब कच्चे माल का आयात, तो कच्चे माल का आयात वहां होता था जहां से उससे कुछ निर्मित वस्तुएं तैयार की जाती थी। तो कच्चे माल का आयात, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कच्चे माल को लाया जाता था। जैसे तांबा जो लाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में मंगाया जाता था, राजस्थान से मंगाया जाता था, राजस्थान और ओमान से। सोना जो मंगाया जाता था कर्नाटक एवं दक्षिणी भारत से। टीन जो मंगाया जाता था वह ईरान से मंगाया जाता था, टीन। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर जो मंगाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में वह गुजरात से मंगाए जाते थे, मतलब आयात होता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो भोजन था वह कैसा था, मतलब कैसे भोजन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर प्राप्त हुआ था हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पाई लोग जो थे वह जानवर पालते थे, जानवर क्या करते थे, पालते थे, और अनाज भी उगाते थे, मतलब पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। यहाँ लोग गेहूं, जौ, धान, दाल, मटर, तिल, सरसों आदि उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग यहाँ होता था। ठीक है, सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था, मतलब पहले से जल को इकट्ठा किया जाता था जलाशयों में, या वर्षा के जल का संचय किया जाता था जिससे सिंचाई कार्य होता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। ठीक है, इसको पालते थे। बेर को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना, देखिए बेर को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे हड़प्पा के लोग। अब देखिए धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसके बारे में हमने कहा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल जो थे दो भागों में विभक्त थे। ठीक है, नगर दुर्ग एवं निचला नगर। नगर दुर्ग जो था वह पश्चिम भाग में था, और निचला नगर जो था पूर्वी भाग में था। निचला नगर बड़ा था और नगर दुर्ग छोटा था। नगर दुर्ग में बड़े लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे। ठीक है, और निचला नगर में आम जनता वास करती थी। और दोनों की जो दीवारें बनाई गई थी, घेराबंदी किया गया था, वह पक्की ईंट का किया गया था। तो उसी तरह से हम धौलावीरा को देखेंगे, तो धौलावीरा जो नगर था वह दो नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो परीक्षा में आता है कि कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा है। तो धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा जो है गुजरात में है। गुजरात में आपका खादरी बेट के किनारे है, खादरी बेट कहिए या फिर कच्छ कहिए। तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के किनारे बसा हुआ है, मतलब खंबात की खाड़ी में बसा हुआ है। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें है। तो नगर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, और हर हिस्से को के चारों ओर क्या है, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। मतलब हर हिस्से की अलग अलग घेराबंदी की गई है। ठीक है, और हर हिस्से में क्या है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, बड़े बड़े प्रवेश द्वार। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यह
धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। हर हिस्से को क्या किया गया है, यह चारदीवारी बनाई गई है, ऊंची ऊंची चारदीवारी बनाई गई है पत्थर की, ठीक है। और हर हिस्से में क्या है, प्रवेश द्वार बनाया गया है, बड़ा बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है, ठीक है। और जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम, ठीक है। अब देखिए धौलावीरा में एक खुला मैदान मिला है, एक बहुत बड़ा मैदान मिला है, स्टेडियम मिला है। स्टेडियम कहाँ से मिला है, धौलावीरा से, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किया जाता था। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर खुदा हुआ पाया है, मतलब शिलापट्ट यहाँ से मिला है, शिलालेख मिला है, ठीक है। शिलापट्ट यहाँ पर मिला है, मतलब धौलावीरा में। और हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में कुछ खुदा हुआ मिला है, मतलब क्या शिलालेख कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, ठीक है। शिलापट्ट। लोथल खंबात की खाड़ी में मिलने वाला साबरमती उपनदी के किनारे बसा है। अब देखिए लोथल जो है, लोथल कहाँ है, खंबात की खाड़ी में, गुजरात में है लोथल। गुजरात में खंबात की खाड़ी के किनारे यह लोथल है। लोथल जो है किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे बसा है। भोगवा किसकी सहायक नदी है, साबरमती नदी की सहायक नदी है। तो खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे, मतलब साबरमती की ही सहायक नदी है भोगवा, उसके किनारे यह लोथल बसा है। यहाँ पर लोथल से क्या मिला है, लोथल से शंख मिला है, मुहरें मिली हैं, मुद्रांकन या मुहरबंदी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ है वह कैसे हुआ है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नदियां सूख गईं, ऐसे माना जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता में नदियां क्या हैं, सूख गई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता और जैसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो थी, वहां पर जलराशि में कमी आ गई, वहां पर कुछ सूखा पड़ गया, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया, इसलिए इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ आ गई सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो एक मूवी है, मोहनजोदड़ो, जिसमें ऋतिक रोशन ने इसमें रोल किया हुआ है। इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को बाढ़ से ही बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हो गया, ठीक है। और ज्यादा प्रमाणिक यही बाढ़ वाला माना जाता है। अर्नेस्ट मैकी आदि विद्वान बाढ़ ही मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है, मतलब बार बार बाढ़ आती रही और इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। चारागृह समाप्त हो गए, यह भी माना गया चारागाह समाप्त हो गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। फिर ये हम कुछ लोग मानते हैं कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और युद्ध आदि होते रहे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है। तो देखिए मित्रों, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी जूनियर की तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। यह सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अब पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग इसकी जो फीस है 599 रुपया है, ओनली 599 रुपये में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। और जूनियर टीचर भर्ती की कला वर्ग का, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों का मैं आपको लेक्चर्स भी दूंगा, लेक्चर वीडियो को नोट्स दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, सब कुछ उपलब्ध आपको कराऊंगा, ठीक है। और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर सकते हैं 8318397276। और यह तीसरा लेक्चर वीडियो है, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।